Hello. Okay, let's start cementing. We have completed drilling fluid and we have seen additives as well as the calculation part as well as the type of the drilling fluid. So what you have to remember is name of the additives, and I have give you the tricks like carbonate HCO3, so those are the contaminant removal, as well as the right as a suffix, those are material डेंसिटी इंक्रीज, यानी कि जो मास को बढ़ाए, इंक्रीज दी डेंसिटी. सो लेट्स टॉक अबाउट द सीमेंटिंग. व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द सीमेंटिंग? सो यू नो हम ड्रिलिंग कैसे करते हैं. पहले थोड़ी डेप्थ हमने ड्रिल की, उसके बाद केसिंग किया, और फिर क्या करते हैं, उस केसिंग को क्या करते हैं, हम सीमेंटिंग करते हैं. यानी कि इतना ड्रिल किया, ये केसिंग मैंने यहाँ तक सेट कर दिया. अब क्या करने वाले हैं, इसमें सीमेंटिंग लगा देंगे. यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड हम इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इस तरह से सीमेंटिंग करने वाले हैं. अब ये सीमेंटिंग के फंक्शन क्या है वो बेसिक बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्या करेगा, ये केसिंग और बोर होल के बीच में क्या करेगा, सीलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, कोई भी फ्लूइड क्या नहीं हो पाएगा. ये केसिंग है अपना, ये केसिंग की सरफेस है. चलो दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ. तो ये जो सरफेस है इस साइड की, ये केसिंग की सरफेस है. तो ये फॉर्मेशन है और उसके बीच में क्या आ गया, अपना सीमेंट. तो यहाँ का कोई भी वाटर या फ्लूइड होगा वो केसिंग का कांटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो उससे क्या हो, कम होगा, कोरोजन ऑफ दी केसिंग कम होगा. ठीक है, क्योंकि ये केसिंग हमें बहुत ही लंबे साल तक चलानी है, हर बार बदल नहीं सकते. और यहाँ से कोई फ्लूइड आएगा तो उसका केसिंग के साथ कांटेक्ट भी नहीं होगा और इसमें एंटर भी नहीं होने देगा. ठीक है. अब ये क्या करता है, बाई एक्सियल लोड और ट्राई एक्सियल लोड, यानी कि ये केसिंग पे जो बाई एक्सियल लोड आ रहा है या ट्राई एक्सियल 3 डायमेंशन लोड आ रहा है, उसको भी तो क्या करेगा, कम आने देगा केसिंग पे, क्योंकि केसिंग हमें लंबे साल तक चलानी है. ठीक है. उसके बाद ये जो मैंने केसिंग बताया वो तो उसका फंक्शन हुआ. अगर हम प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्शन ले रहे थे, तो यहाँ पे और एक लाइनर था और यहाँ पे हमने परफोरेट किया हुआ था. ठीक है, यहाँ से परफोरेट कर रहे थे. और अब हमें पता चला कि हमें ये वाले जोन में परफोरेट नहीं करना था, हमें तो उसके बिलो परफोरेट कहीं पे करना था. ठीक है, ए में परफोरेट नहीं करना था, बी में करना था. तो हमें क्या करना होगा, इसे क्लोज कर देना होगा. वो किससे करेंगे, वो भी सीमेंटिंग से ही करने वाले हैं. उसके बाद अगर इस तरह से कोई भी केसर, ये सपोज करो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट करके रखा था, इस तरह से सीमेंट करके रखी थी केसिंग को, बट फिर भी यहाँ से जो हमारा वाटर आ रहा था वो इसमें चैनल बना के फ्लो होने लगा. बहुत छोटी चैनल बना के थीन लेयर जैसा फ्लो होने लगा. तो हमें उसे भी स्टॉप करना होगा. तो हम उसके ऊपर फिर से क्या करेंगे, सेकेंडरी सीमेंटिंग करेंगे. ठीक है. तो हम सीमेंटिंग के ये सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है. अगर ये वेल को आगे नहीं ड्रिल करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक सीमेंट का प्लग लगा देंगे. क्या लगा देंगे, सीमेंट का प्लग लगा देंगे. तो ये अब वेल आगे नहीं होगा. तो हम इस वेल को इस तरह से डाइवर्ट भी तो कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीमेंट का प्लग लगाएंगे. तो सीमेंटिंग के बहुत सारे फंक्शन है. तो हम सीमेंटिंग के टाइप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन से सीमेंट को प्राइमरी कहा जाता है, कौन से वाले सीमेंट को सेकेंडरी. हमने फंक्शन डिस्कस किए. अब बात करते हैं प्राइमरी सीमेंटिंग क्या होता है और सेकेंडरी सीमेंटिंग क्या होता है. ठीक है, थोड़ा बहुत बात करते हैं, फिर हम उसकी टेक्निक देखेंगे, तब अच्छे से आपको पता चल ही जाएगा. प्राइमरी सीमेंटिंग यानी कि जब भी हम वेल ड्रिल कर रहे होते हैं तब पहले केसिंग सेट किया, फिर उसके आसपास हमने क्या कर दिया, सीमेंटिंग कर दिया. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सीमेंटिंग. ठीक है, आप समझ लो, मैं अच्छा खासा वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. फिर से दूसरा केसिंग लगाया और उसको क्या कर दिया, सीमेंटिंग कर दिया. ठीक है.
तो इस तरह से जो हम ड्रिलिंग के टाइम पे जो भी सीमेंटिंग करते हैं, जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उसे प्राइमरी सीमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि यहाँ से कोई फ्लूइड केसिंग को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसका लोड क्या होगा, सपोर्ट होगा। बट सेकेंडरी सीमेंटिंग यानी कि सपोज करो पूरा का पूरा वेल हमने ड्रिल कर लिया, ठीक है, और प्राइमरी सीमेंटिंग भी अच्छे से किया है, वैसा मैं मानता हूँ। सीमेंटिंग अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीमेंटिंग भी केसिंग के साथ ही स्टार्टिंग से लेके जब तक हम उस लोकेशन को छोड़ ना दे प्रोड्यूस लेना, तब तक वहाँ पे टिका रहता है। तो इसीलिए केसिंग भी अच्छे से सेट होना ज़रूरी है और सीमेंट भी अच्छे से लगना ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ, अगर हमने वेल ड्रिल कर दिया और हम हमारी पे तक पहुंच चुके हैं और तब तक जो भी सीमेंटिंग किया सभी केसिंग को, वो प्राइमरी सीमेंटिंग था। अब जब हम हमारे पे जोन में पहुंच गए हैं, तो अब जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सपोज करो मैं लाइनर लेता हूँ, ठीक है। लाइनर मैंने ले लिया और यहाँ से सपोज करो मैंने परफोरेट किया हुआ है। परफोरेट क्या होता है वो प्रोडक्शन में जानोगे। अब यहाँ से फ्लो आना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, परफोरेट कर दिया और फ्लो लेना, सपोज करो ट्यूबिंग में फ्लो लेना स्टार्ट किया और यहाँ पे पेकर लगा दिए। अभी के लिए ऐसा अज्यूम करो, ट्यूबिंग में से फ्लो लेना, प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो स्किप कराओगे क्योंकि आपको सेकेंडरी सीमेंटिंग समझना है अभी। तो अब बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे अब सपोज करो यहाँ पे दूसरा पे जोन थिकनेस आ रहा है। अब इसमें से मैंने पूरा का पूरा जोन में से मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्शन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, जोन बी में से प्रोडक्शन लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकेंडरी सीमेंटिंग कर दूंगा, यानी कि जो परफोरेट किए होंगे उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। उसको क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। तो ऐसा जो सीमेंटिंग का काम है जो ड्रिलिंग के टाइम पे नहीं किया जाता, बल्कि सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी ऑप्शन के लिए, ठीक है। जैसे परफोरेशन को ब्लॉक करना, फिर क्या होता है पूरा का। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, ये मेरा वेल तो ओपन है, देखो आगे वाले जोन में से प्रोडक्शन लेना है तो वहाँ का वेल तो ओपन है। मैंने केवल परफोरेशन को क्या किया, स्क्वीज़ किया। तो ऐसे सीमेंटिंग को क्या बोलते हैं, परफोरेशन ब्लॉक वाले को स्क्वीज़ कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए टर्मिनोलॉजी याद रखो। अब कई बार क्या होता है कि मैंने सीमेंटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे वेल नहीं ड्रिल करना है, मेरा तो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। पहले रुको, ठीक है, ये एक था। अब दूसरी बात करते हैं। सपोज करो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा ये मैं फिगर में आपको कम एरिया दिखेगा बट ये बहुत ज़्यादा एरिया है। तो यहाँ पे मुझे वेल नहीं ड्रिल करना था, यहाँ पे करना था। ऐसा थोड़ा समय के बाद पता चला, ठीक है, थोड़े समय के बाद। तो क्या ये पूरी सिस्टम फेल करोगे, नहीं। क्या करोगे आप, वेल को डाइवर्ट करोगे। क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक वेल को क्या करोगे, डाइवर्ट करोगे। डाइवर्ट करोगे तब यहाँ पे जितना ड्रिल हुआ है, सपोज करो ये ड्रिल हो चुका था, ठीक है, इतना भी, तो यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए कुछ तो लगाओगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पूरा का पूरा सीमेंटिंग फिल कर दोगे। तो ये मैंने क्या किया, प्लग बना दिया, सीमेंट का क्या बना दिया, प्लग बना दिया। तो ऐसे सीमेंटिंग को कहते हैं प्लग सीमेंटिंग। क्या कहते हैं, प्लग सीमेंटिंग। जो हमारा प्राइमरी सीमेंटिंग है वो नहीं है, बट क्या है, हमारा सेकेंडरी सीमेंटिंग है। तो प्लग और स्क्वीज ये क्या हुए, सेकेंडरी सीमेंटिंग। और उसका क्या यूज़ होता है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। एट लेटर स्टेज ऑफ द वेल, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रहा हो तब, पार्ट ऑफ द रिमीडियल वर्क, यानी कि जो इस तरह के रिमीडियल वर्क है, यहाँ से चैनलिंग निकल के आ रही है तो उसको अगर मुझे ब्लॉक करना है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने फिर से सेकेंडरी सीमेंटिंग कर दिया। और रिपेयर दी प्राइमरी सीमेंटिंग, अगर हमारा प्राइमरी सीमेंटिंग यहाँ पे सपोज करो लंबे टाइम तक चलाना था पर ये नहीं चल पाया, ये ख़राब हो गया, तो फिर से मुझे क्या वहाँ पे उसको अच्छा बना के सेकेंडरी सीलिंग करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़े मोटे फंक्शन थे, आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बेसिक डिफरेंस आपको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत सीमेंट की, कि सीमेंट बाज़ार में मैं कौन सी खरीदूँगा, ठीक है। आपको मैं बोलता हूँ आपको नमक चाहिए, तो आप बाज़ार में जाके क्या करोगे, भाई मुझे टाटा का नमक दो, कोई बोलेगा भाई मुझे निरमा का नमक चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो हम भी जब सीमेंट खरीदने जाएंगे तो हमें भी ऐसे टाइप मिलेंगे, ठीक है। कोलगेट का एग्जाम्पल है,
मैं कोलगेट लेने जाऊंगा तो कोलगेट में भी मैक्स फ्रेश चाहिए, सिंपल सी स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए, ठीक है। तो ये सेम नाम है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, वैसे ही मैं सीमेंटिंग की बात करूँ तो ये सारा फैक्चुअल डेटा है। इसमें मैं बहुत स्पीडली मूव करता हूँ कि सीमेंट क्या होता है। पहले देखो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का मेन कंपोजिशन क्या होता है। सीमेंट कुछ नहीं है, सीमेंट यानी कि कैलकेरियस कंपोनेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन से कंपोनेंट से? कैलकेरियस कंपोनेंट से बना होता है। कैलकेरियस कंपोनेंट कौन कौन से है? मैं बात करूँ CaCO3 यानी कि लाइम कैलकेरियस है, यस। कार्बोनेट वाले सारे कंपोनेंट को हम कैलकेरियस कहते हैं। तो इसमें CaCO3 का अमाउंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरे कौन कौन से कार्बोनेट के फॉर्म के कंपोनेंट तो होते ही है, ठीक है। कैल्शियम के कंपोनेंट, कैलकेरियस यानी कैल्शियम के कंपोनेंट, ठीक है। तो कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, CaCO3 का सबसे ज़्यादा इसमें अमाउंट रहता है। तो इसमें मेजर देखो, सबसे ज़्यादा इसमें होता है H3S, उसके बाद होता है H2S, उसके बाद होता है H2A और उसके बाद होता है S कहाँ बोल रहा हूँ, C3S, C2S, C2A और C4AF, ठीक है। और सारी इम्प्यूरिटीज़ बोल दूँ या फिर मैं उसको इम्प्यूरिटीज़ ना बोलते हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बोल दूँ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद। तो ये क्या लिखा मैंने, C3S होता है ट्राई कैल्शियम सल्फेट, डाई कैल्शियम सल्फेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ये। और ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरस। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। एक चीज़ याद रखो, जितना H3S ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, अर्ली स्ट्रैंड सीमेंट को मिलेगा, ठीक है। उतना क्या होगा, उतना क्या होने वाला है, अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ क्या होता है वो आगे जाके देखते हैं, ठीक है। वो जल्दी जम जाएगा, ठीक है। आपने सीमेंटिंग होते हुए तो आप सब ने देखा है, ठीक है। आप जब मकान बनाते हो वहाँ पे रुकते हो तो वो सीमेंटिंग करते हैं ना, वही है। हम वेल को भी वैसा ही सीमेंटिंग करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग बनाते वक्त करते हैं वही सीमेंटिंग हम अप्लाई करते हैं। तो जिसमें H3S ज़्यादा होगा वो अर्ली स्ट्रेंथ ऑब्टेन करेगा। इसका कंपोनेंट जितना लोअर होगा उतना हमारा सीमेंट सल्फर के ऊपर क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंट होगा। C2A जितना भी कम होगा उतना वो सल्फर का रजिस्ट करेगा। दैट मीन्स इट्स गुड फॉर अस कि हमारे पास जो सीमेंट है उसमें लोअर अमाउंट क्या हो, C2A की हो। क्यों? क्योंकि हमें सल्फर के सामने क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब ये सारे कंपोनेंट के साथ अगर मैं जिप्सम मिला दूँ, क्या मिला दूँ, जिप्सम क्या होता है, CaCO कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, वो मिला दूँ तो जो सीमेंट मुझे मैन्युफैक्चर के मिलेगा उसे ही मैं बोलूँगा पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होती है, उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं और ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं। तो हमारे सीमेंटिंग में ये सारे एलिमेंट हो गए। देखो ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता। अब मैं बात करता हूँ API सीमेंट। API सीमेंट तो भाई जैसे टाटा हो गया वैसे API हो गया कि भाई APM ने सीमेंट के कुछ फैक्टर के क्या बोले हैं, उन्होंने कुछ कंपोनेंट डिज़ाइन करके दिए। तो API में 9 होते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं, 9, 3 3 6 3 9 होते हैं। कौन कौन से क्लास होते हैं वो देख लेते हैं। 9 क्लास होते हैं, उसमें क्लास A B C D, यहाँ पे N आएगा, ठीक है। सॉरी N पहले लेना है, C के बाद क्या लेना है, N लेना है, उसके बाद D E F और GH, ठीक है। इतने क्लास के सीमेंट होते हैं। अब मैं बोलूँ ये क्लास क्या है, ये क्लास कुछ नहीं है भाई। आप बोलो कोलगेट वालों को बोलो मैक्स फ्रेश, वो मैक्स फ्रेश लेके आते हैं, उसको क्लास ए बोलना चाहे तो क्या नहीं बोल सकते, यस बोल सकते हैं। वैसे API ने बोला हुआ है कि भाई ये सारे क्लास के सीमेंट अवेलेबल है, ठीक है। ये एक बेंचमार्क जैसा है कि भाई आप बोलोगे मार्केट में जाके कि क्लास H का सीमेंट दो तो क्लास H के कंपोनेंट जैसा सीमेंट देगा, ठीक है, समझ सकते हो उतना। तो जैसे ही डाउन होल जाते हैं क्या होता है, हाई डेप्थ के लिए यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हाई डेप्थ के लिए सीमेंट यूज़ होता है। ये नॉर्मली जो फर्स्ट थी क्लास है वो कहाँ तक, बिलो 10,000 यूज़ होते हैं। तो उसके बाद के अबो 10,000। देखो रटना नहीं है, कुछ भी रटो मत, ठीक है। कौन सा कितने डेप्थ पे यूज़ होता है वो रटो मत, ठीक है, मत रटो, नहीं यूज़फुल होगा। हाई डेप्थ पे यूज़ होता है जैसे जैसे क्लास बढ़ता है A to H की ओर। अब जो B होता है, B के बाद वाले सारे क्या होते हैं, ये वाला
ये वाला लेस सल्फर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें C2A क्या होगा, ज़्यादा होगा। यह मॉडरेट होता है, ठीक है। और इसके बाद वाले सारे क्या होते हैं, सल्फर के प्रति हाई रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है, आपको बुक में भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो क्लास C होता है उसकी क्या होती है, अर्ली स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है, यानी कि उसमें C3S का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये तीनों के तीनों अर्ली स्ट्रेंथ वाले हैं, तभी तो कम डेप्थ में यूज़ होते हैं। आप सिंपल सा लॉजिक समझो कि ये मुझे इतनी डेप्थ सीमेंटिंग करनी है और दूसरी जगह पे मुझे ज़्यादा डेप्थ सीमेंटिंग करनी है। अब सीमेंट को मैं भेज रहा हूँ, तब वो कौन से फॉर्म में होगा, विस्कस लिक्विड के फॉर्म में होगा। फिर यहाँ पे सपोज करो T = 50 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच गया, तो फिर क्या होने वाला है, वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। उसमें से फिल्ट्रेट या वाटर रिमूव होके वो सॉलिड बनना ही चाहिए, ठीक है। तभी तो हमारे काम का है, ठीक है। आपने बिल्डिंग बनाते हो उसको लिक्विड स्लरी से सॉलिड ही तो बनाना है। अब इसमें यहाँ तक ही भेजना है। इसमें मैं बोलूँ T = 50 मिनट, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये अभी तो हमारा सीमेंट कहाँ तक, यहाँ तक ही पहुँचेगा 50 मिनट के बाद। यहाँ पे सपोज करो डबल हाइट है तो टाइम भी डबल लगेगा। तो इसमें 100 मिनट के बाद क्या आनी चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और इसमें क्या आनी चाहिए, अर्ली स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए, यानी कि 50 मिनट पे ही उसमें स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि 50 मिनट पे ये यहाँ पे पहुँच जाता है उसी के वजह से, ठीक है। तो जो कम डेप्थ पे यूज़ होते हैं उसमें अर्ली स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, वरना क्या होगा, अगर ये 100 मिनट के बाद ऐसा सॉलिड बनेगा तो भाई 50 मिनट का तो 50 मिनट का तो हमें खामखा वेट करना पड़ेगा, और वो कितनी कॉस्ट बढ़ाता है वो आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत सारी कॉस्ट बताता है। तो इसीलिए जो ज़्यादा डेप्थ पे यूज़ होता है उसमें ही क्या होनी चाहिए, लेस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए जो ज़्यादा डेप्थ पे यूज़ होता है। तो जो G और H सीमेंट होते हैं, जो G और H सीमेंट होते हैं उसमें क्या नहीं होती, अर्ली स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि हम ज़्यादा डेप्थ पे यूज़ कर रहे हैं। और आपको अगर इसमें अर्ली स्ट्रेंथ लानी है तो आप इसमें क्या मिला दो, एसिलेटर मिला दो, यानी कि जो क्या करेंगे, थिक होने के टाइम को, थिकनिंग टाइम को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। 100 मिनट पे जो थिक होता था उसे 50 मिनट पे थिक करवा देंगे। तो हम ऐसे एसिलेटर मिला के हम इसको अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इन दी सेंस थिकनिंग टाइम को कम करना। 100 मिनट पे थिक हो रहा था वो 70 मिनट पे थिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मोस्टली क्या करेंगे, एसिलेटर यूज़ करेंगे जब ये हम शैलो डेप्थ पे यूज़ करते हैं, या फिर हाई डेप्थ पे इसको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, थिकनिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है उसी के लिए ना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें बुक में भी लिखी हुई है और मैंने भी आपको बता दी, इसमें से और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। नो क्लास है। इसके अलावा मार्केट में भाई कोलगेट ही थोड़ी ना कोलगेट बेच सकता है। पेप्सोडेंट कौन सी आती है, पेप्सोडेंट और भी एक आती है आई थिंक। मैं तो कोलगेट यूज़ करता हूँ, तो अपन तो कोलगेट ही मालूम है। पेप्सोडेंट की बात करते तो पेप्सोडेंट भी होता है, मैं उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलता, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने वो नहीं दिया है, वैसा समझो, नॉन API समझ लो उसे। तो नॉन API में भी सीमेंट अवेलेबल है। उसमें फर्स्ट है वो पोज, कौन सा है, पोज मिस्क सीमेंट, ठीक है। तो एक पोजोलन नाम का कंपोनेंट होता है, वो आगे जाके एक एडिटिव्स की तरह भी बिहेव करता है। तो वैसी सीमेंट आप ले लो, जिप्सम वाली सीमेंट, यानी कि जो पोर्टलैंड है उसमें ज़्यादा जिप्सम डाल दो। और जिप्सम में क्या होता है, सल्फर ज़्यादा होता है। मैंने बोला C3S जितना ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ वो लेगा। तो रिमीडियल वर्क में ये बहुत यूज़ हो सकती है, कौन सी, जिप्सम वाली सीमेंट, ठीक है। रिमीडियल वर्क, और वो जहाँ पे हमने बस सीमेंट को डाला और तुरंत वो सेट हो जाए, ऐसा कुछ करना है तो अर्ली स्ट्रेंथ वाली वो ले सकते हो। फिर डीजल ऑयल सीमेंट ले लो, तो उसमें क्या होगा, कोई भी क्लास की एक सीमेंट होगी A2H में से, उसमें डीजल भी डालेंगे और सरफेक्टेंट भी डालेंगे, तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी देता होगा। क्यों, कि कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है वो हम होल प्रॉब्लम में तो देखेंगे, बहुत मैं अब यहाँ पे भी बता देता हूँ। डीजल वाली सीमेंट यूज़ करो, डीजल ऐड करो और सरफेक्टेंट ऐड करो, तो वो क्या करता है, मैं बोलता हूँ कि जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेती है ये,
वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जहाँ पे भी वाटर की अगर चैनल आ रही हो वहाँ पे तुम ये वाली सीमेंट डालोगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारा फैक्चुअल डेटा है, आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों ऐसी जोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज़ होगी, रिमीडियल में यूज़ होगी वाटर एब्जॉर्बर के तरीके, यानी कि सेकेंडरी सीमेंटिंग में। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी सीमेंट के टाइप की और उसके क्लासिफिकेशन की। अब आप सबने तो सीमेंटिंग होते हुए देखा है। ठीक है, आप सब ने क्या है, सीमेंटिंग होते हुए देखा है। तो थोड़ी मोटी बातें उसकी भी करते हैं। चलो, कि सीमेंटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक गुण होती है, हम उसको गुण में काउंट करते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा तो एक बैग होती है, ऐसा समझ लो। एक बैग है, इसमें क्या फिल है, सीमेंट है। तो क्या है, हम लाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। तो क्या हम डायरेक्टली उसको काम पे लगा लेंगे, नहीं भाई। उसमें हम क्या मिलाते हैं, थोड़ी मोटी वाटर मिलाते हैं, फिर क्या मिलाते हैं, उसका ब्लेंड होता है, क्या बेसाल्ट भी डालते हैं। ये मैं हम जो बनाते हैं घर पे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मकान बनाते हुए, प्लस उसमें मिट्टी होगी, क्या होगी, मिट्टी होगी। ठीक है, अब ये सब तो हम डालते हैं, क्यों डालते हैं, इसकी स्लरी बनाते हैं। मिक्सर को क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सीमेंट की स्लरी। तो अब आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, सीमेंट की स्लरी बोलूँ यानी कि सारे कंपोनेंट जो भी हमें एडिटिव्स डालने हैं वो सारे हमने मिला दिए हैं। और जब भी सीमेंट का टर्म प्रयोग कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग मैं सीमेंट पाउडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंबुजा सीमेंट दे सबसे ज़्यादा ताकत। ठीक है, वो वाली सीमेंट की बात कर रहा हूँ। अंबुजा कौन सी एपीआई होती है कि नॉन एपीआई होती है, आप पता लगाओ। ठीक है, तब तक। और उसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट का जो मिक्सचर है, विस्कस लिक्विड मिक्सचर है, उसको मैं सीमेंट स्लरी बोलूँगा अब से। और जो प्योर पाउडर है उसको मैं खाली टर्म सीमेंट से मानूंगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे बिल्डिंग बनाने की। अब मैं बात करता हूँ अपनी पेट्रोलियम की। तो उसमें स्लरी होती है, यानी कि सीमेंट का सबके साथ मिक्सचर। वो किस किस कंपोनेंट की होती है, तो सीमेंट होगी, प्लस वाटर होगी, प्लस एडिटिव होगा। और नॉर्मली आपको क्या बताया, हम पेट्रोलियम में कौन सा क्लास यूज़ करते हैं, जी या एच। ठीक है, तो उसमें कई बार एडिटिव्स डालते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी डेप्थ इसके साथ सूटेबल हो सकती है। ठीक है, ये मोस्टली 8000 फीट तक इजीली यूज़ होता है विदाउट एडिटिव। तो कई बार हमें 8000 से बिलो ड्रिल करना हो तब हम इसमें ऐसा मटेरियल डालेंगे कि जो उसको अर्ली सेट करवा दे। और 8000 के अबो ड्रिल करना हो, यानी कि 15000 या 16000 फीट भी ड्रिल करना हो कई बार, तो हम उसमें क्या डालेंगे, ऐसा एडिटिव डाल देंगे जो उसको लंबे टाइम तक विस्कस लिक्विड ही रखे, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड ना करे, यानी कि उसको थिकनिंग जल्दी ना करे, यानी कि वो उसका थिकनिंग टाइम बढ़ाए। तो हमें ऐसी स्लरी बनानी है, ये GH लेंगे, उसके साथ जो भी एडिटिव्स है 2 3 4, ठीक है, वो डालेंगे और वाटर का मिक्सचर कर देंगे। अब यहाँ पे भी मास बैलेंस लगेगा, उस पर 1-2 क्वेश्चन आगे जाके देखते हैं, क्योंकि सीमेंट में थोड़ा फ्लूइड से कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं वो। ठीक है, एडिटिव्स की बात करते हैं, बहुत स्पीडली बात करते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, अभी भी बोल रहा हूँ। इसमें से नाम पूछे जा सकते हैं। एक्सीलेटर क्या होते हैं, जो थिकनिंग टाइम को क्या कर दे, थिक होने के टाइम को, थिकनिंग टाइम को क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि अर्ली उसको क्या दे दे, स्ट्रेंथ यूज़ कर दे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड मोस्टली यूज़ होते हैं, आप याद रखो, क्लोराइड एज ए एसिलेटर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एसिलेटर है। ठीक है, क्लोराइड यूज़ होते हैं, उतना याद रखो, हो जाएगा। कोस्टिक सोडा, ये सब कोस्टिक सोडा मत है, सॉरी, वो तो मैं यूँ ही बोल गया, कोस्टिक सोडा, क्लोराइड यूज़ होते हैं, सॉल्ट वाटर और वो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, टेम्परेचर ज़्यादा है, ये थिक कब होगा, जब इसमें से क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, तो वाटर रिमूव होगा तभी ये थिक होगा। वाटर कब रिमूव होगा, अगर ये कहाँ पे यूज़ होगा, कैसी कंडीशन पे, तो सपोज करो हमारे पास कोई सीमेंट है, वो 8000 फीट पे सेट हो रही थी, यानी कि थिक हो रही थी 8000 फीट पे, बट हमें यूज़ करनी है वो वाली 4000 फीट, यानी कि कौन से, लो डेप्थ के लिए यूज़ करनी है। तो हमें क्या डालना होगा, एसिलेटर डाल दोगे, तो ये लो डेप्थ के लिए। और सपोज करो टेम्परेचर भी यहाँ का 8000 का टेम्परेचर होगा कुछ, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4000 पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब लो टेम्परेचर हो
अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर इजीली इवोपरेट हो जाता है, बट लो टेम्परेचर पे इजीली नहीं होता, तो लो टेम्परेचर एंड लो डेप्थ में हम एसिलेटर यूज़ करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड चीज़, जैसा एसिलेटर था वैसा क्या होगा, रिटार्डर, वो क्या करेगा, थिकनिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा उसको सॉलिड बनने में, ठीक है, आप समझ रहे हो ना ये सब टर्मिनोलॉजी। तो इसमें सारे थिनर हमने देखे थे, उसके उपरांत सेल्यूलोज जो थे, स्टार्च था, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट शुगर है जैसे, तो ये सारे थिनर हमने आगे लिग्नोसल्फोनेट, लिग्निटिक और प्लूटोन, कौन सा था वो देख लेना आप, ठीक है, मुझे कट टू कट तो याद नहीं है। और एचिस हाइड्रोक्स, ये सेल्यूलोज यूज़ होता है और शुगर यूज़ होती है, तो मोस्टली थिनर ऐड करते हैं हम इसमें, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर और हाई डेप्थ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। हमारी सीमेंट ईच अगर देखो, हमें यहाँ तक का सीमेंटिंग करना है, और मैं बोल रहा हूँ कि 100 मिनट जितना टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर हमने ऐसी सीमेंट गलती से भी यूज़ कर ली जो 50 मिनट पे सेट हो जाती हो, तो क्या होगा, वो यहाँ कहीं पे क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, ये पूरा वेल बिगाड़ के रख देगी। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटिव्स होते हैं, तो आप सोच के रखो। ये सेल्यूलोज, शुगर, फिर बेंजोइक एसिड यानी कि हाइड्रोक्सी कार्बोक्साइड एसिड भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट है वो यूज़ होते हैं, बट आप ये 3 मेनली याद रखो, आपका काम हो जाएगा। आगे बात करता हूँ वेटनिंग एजेंट की, कौन कौन से होते हैं वेटनिंग एजेंट। और वेटनिंग एजेंट हमने देख चुके हैं कौन कौन से वेटनिंग एजेंट होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द मड, कौन कौन से, बेराइट, राइट आता है जिसके पीछे, ठीक है, जैसे बेराइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ठीक है, ये सारे वेटनिंग एजेंट है। तो वो तो आपको पता चल जाएगा, वो क्या करेंगे, डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है डेंसिटी को कम करना, तो हम क्या डालेंगे, एक्सटेंडर्स डालेंगे, जो एक्सटेंड कर दे, वॉल्यूम बढ़ा दे, मास उतना ही रखे, तो ये डेंसिटी को कम करते हैं। और इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, अब देखो मैं रटवाता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर, बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट हल्की होती है, आपको पता हो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 थी, जबकि बेराइट की आपको 35 ppg, अगर आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बेराइट की निकालोगे तो 4.2 इसका उल्टा मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताया आपको। बेंटोनाइट, फिर होता है इसमें याद रखो गिल्सोनाइट एंड पोजलैंड, ठीक है, कौन से याद रखो, पोजलैंड, मैंने बताया था पोजलैंड एज एडिटिव आएगा, और गिल्सोनाइट, ये दोनों आपको याद हो तो काम चल जाएगा, मैं बोलता हूँ गिल्सोनाइट एंड पोजलैंड। एज वेल एज द परलाइट भी यूज़ होता है। परलाइट क्या होता है, परलाइट पता है आपको, गैलेना में पढ़ा था आप, गैलेनाइट और वो आई थिंक पायराइट था, ठीक है, ये परलाइट है, ओके ओके, सॉरी यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस, ओके, परलाइट, वो पायराइट था, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या था वो, कौन सा था, FES था, वो पायराइट था, ये परलाइट है, डिफरेंट है, ठीक है। ये 3 मेनली याद रखो। वाटर बेंटोनाइट तो वैसे भी आपको पता चलेगा, हल्का करना है तो वाटर भी ऐड कर सकते हैं, मोस्टली वाटर ऐड कर लो, पर वाटर से क्या थिकनिंग टाइम पे इफेक्ट आ सकती है, तो बेंटोनाइट भी यूज़ कर सकते हो, गिल्सोनाइट, परलाइट एंड, ठीक है, ये मेन है। इसके बाद सिलिकेट होते हैं, सिरामिक और सिलिकेट, ठीक है, और 2 नाम भी याद रख लो, बट ये 3 मेन है, ठीक है। वो आपको ट्विस्ट कर रहा है तो ये 3 में ट्विस्ट करेगा, ठीक है, गिल्सोनाइट, पोजलैंड एंड परलाइट। चलो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। इसके उपरांत होते हैं जो विस्कोसिफायर, जैसे कि फ्लूइड लॉस एडिटिव, वो जो भी मड में किए थे वही यहाँ यूज़ होते हैं, पॉलीमर एज वेल एज दी बेंटोनाइट। फिर डिस्परेंट होते हैं, डिस्परेंट क्यों चाहिए वो आपको बताया था। डिस्परेंट क्या करता है, सॉलिड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके क्या करता था, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करके अग्लोमरेट नहीं होने देता, सेटल डाउन नहीं होने देता, तो क्या होता है, उसकी प्लास्टिक विस्कोसिटी अच्छी खासी मिलती है, बट ओवरऑल विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी तो कम होगी। क्यों, क्योंकि अब इसमें उतना लोड नहीं था जितना बड़ा पार्टिकल्स की वजह से लोड लग रहा होगा। तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है, तो याद रखो सॉल्ट और लिग्नोसल्फोनेट, ठीक है, ये दोनों याद रखो, लिग्नोसल्फोनेट। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर सिलिका फ्लोर डालते हैं क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ को रेट्रोग्रेशन के लिए, ठीक है।
ऐसा क्यों डालते हैं हम? सिलिका फ्लोर भी ब्लेंड करके डालते हैं। ये हम इसीलिए डालते हैं कि जैसे टेम्परेचर एलिवेट हो या प्रेशर एलिवेट हो, डेप्थ के साथ जो एलिवेट होता है, तो सीमेंट के जो पोर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, हमारा सीमेंट जो है, सपोज करो मैंने ये सीमेंट लिया है, तो सीमेंट का ये मैंने जूम वर्जन आपको दिखाया है, क्रॉस 150 टाइम जूम दिखाऊँ तो आपको सीमेंट भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें भी क्या होती है, पोरोसिटी होती है। सीमेंट की बात कराऊँ, उसके पार्टिकल, एक पार्टिकल को आप 150 टाइम जूम करके देखोगे तो उसके बीच में भी आपको छोटी मोटी पोर्स दिखेंगी। तो सिलिका फ्लोर हम इसीलिए डालते हैं कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वैसा ना हो, उसकी परमेबिलिटी ना बढ़े और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो हम सीमेंटिंग करते हैं, तब साथ में हमारा ड्रिलिंग फ्लूइड होगा और सीमेंट स्लरी होगी, ठीक है, ये दोनों हो गए, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में मिक्स नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो दोनों में एडिटिव्स हो गए, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टराइजेशन होगी, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिक्स हो गए तो वो पूरा का पूरा सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी या फिर कुछ भी करके वो जम जाएगा, कई बार सीमेंट जम जाएगा, कई बार मड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीमेंट स्लरी बहुत हेवी होती है ड्रिलिंग फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। सीमेंट स्लरी इज़ वेरी हैवी विथ रिस्पेक्ट टू ड्रिलिंग फ्लूइड, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वो कैसे सर्कुलेट होता है, वो हम प्रोसेस में देखेंगे। आगे हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं, किसकी, सीमेंट स्लरी की। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं स्लरी कंसिस्टेंसी क्या होती है। स्लरी कंसिस्टेंसी BC से दर्शाते हैं। तो स्लरी कंसिस्टेंसी का ये यूनिट है, क्या है, बर्डन यूनिट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका फुल नेम क्या है, बर्डन यूनिट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कैसे निकालते हैं, तो हम टॉर्क लगाते हैं। ये क्या टाउ का मीनिंग है, टॉर्क 78.20 डिवाइडेड बाय 20 पॉइंट, इसको उल्टा करके लिखो 02, ठीक है। ये स्लरी की बर्डन यूनिट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बट ये आपको इस फॉर्मूला से मिलती है, जहाँ पे टाउ है वो टॉर्क अप्लाइड है, जितना हमने टॉर्क अप्लाइड किया होगा कौन से यूनिट में, ये ध्यान रखो, ग्राम पर सीसी, ग्राम इंटू सीसी यूनिट में क्या है, टॉर्क जो अप्लाइड किया है, तो ये हमें बर्डन यूनिट ऑफ कंसिस्टेंसी देगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इसकी हेल्प से हम थिकनिंग टाइम निकालते हैं, कितना थिकनिंग टाइम है, ठीक है। तो जब 100 BC होता है, ठीक है, स्लरी की कंसिस्टेंसी कितनी हो जाए, 100 BC, पहले 0 थी और तब 100 तक मिल जाए, तो जब 100 बर्डन यूनिट ऑफ कंसिस्टेंसी होगा, तब जितना टाइम लगा होगा उसे हम क्या कहेंगे, थिकनिंग टाइम कहेंगे। बट ये आइडियली 100 लेते हैं, बट ये आइडियली 100 कभी नहीं मिलती। हम 70 वाली वैल्यू के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आने लग जाए उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको कितना याद रखना है, ये फॉर्मूला कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने का, और थिकनिंग टाइम कहाँ पे लेते हैं, 100 पे लेते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर होगा, ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अर्ली स्ट्रेंथ आ जाएगी, वाटर इजीली इवोपरेट हो जाएगा, तो कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी आ जाएगी, ठीक है। तो थिकनिंग टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। क्यों, वो आप सोच सकते हो, अर्ली थिक नहीं होना चाहिए और टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट की। तो कोरोजन किससे रिलेटेड है, सल्फर से, और सल्फर किससे, C3A के अमाउंट से। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो C3A क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और अब बात करते हैं वाटर कंटेंट की, कि हमारे स्लरी में कितना वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं वाटर की, तो कितना वाटर हमारे स्लरी में प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर मेरे पास सपोज करो ये सीमेंट है, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वाटर ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, वाटर ऐड करता हूँ। तो इसकी विस्कोसिटी इनिशियली मैं बोल रहा हूँ 100 सेंटीपोइस थी, उसके बाद वाटर ऐड किया तो कितनी होगी 80, उसके बाद वाटर ऐड किया तो कितनी होगी 70,
तो हमें उतना वाटर डालना है कि इसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी कितनी रहे, 30 सेंटीपोइस। ठीक है, मिनिमम उतना वाटर हमें ऐड करना है कि इसकी क्या जो विस्कोसिटी है वो कितनी हो जाए, 30। बट ये ध्यान रखो, ये प्रेशर टेम्परेचर आप कौन से ले रहे हो, सरफेस पे जो लैब में एक्सपीरियंस कर रहे हो वहाँ का प्रेशर टेम्परेचर है। ठीक है, वो डेटा मुझे मालूम नहीं है, वो एक्सपीरियंस में जो यूज़ होता है। बट आपको याद रखना है कि हम इस तरह से मिनिमम वाटर कंटेंट निकालते हैं कि उसमें वाटर ऐड करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 30 जितनी हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, तो उतना मिनिमम वाटर हमें ऐड करना है। ठीक है, क्यों इतना रखना है, क्यों हमें मैक्सिमम 30 जितनी रखनी है, क्योंकि हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि सीमेंट जब भी हमारा ट्रांसफ़र हो रहा हो तब सीमेंट का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या हो, लेस देन P फ्रैक्चर हो। ठीक है, हम 100 सेंटीपोइस वाली यूज़ कर देंगे तो ये बहुत ही बढ़ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। दैट वी डोंट वांट, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ना कि काम बढ़ाना है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम कितना वाटर कंटेंट डालना है। अब ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, अब ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो उसका थिकनिंग टाइम पे कुछ इफेक्ट आएगा, यस, क्योंकि वाटर जब तक पूरा रिमूव नहीं होगा तब तक हमारा सीमेंट थिक होने वाला नहीं है। ठीक है, तब तक हमारा सीमेंट थिक नहीं होने वाला, तो हमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट का भी ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिया तो वेट ऑन सीमेंट होगा, WOC कहते हैं, वेट ऑन सीमेंट इन द सेंस कि सीमेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, टाइम बहुत ले रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो वेट हमें इन द सेंस ऑफ द कॉस्ट क्या करना होगा, फील करना होगा। तो वेट ऑन सीमेंट ना होना हो तो हमें क्या करना है, उसका मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना रखना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 250 ml की स्लरी ले लो, कितनी, ये सैंपल वॉल्यूम हो गया स्लरी का, 250 ml जितना पोर्शन ले लो, उसको क्या करो, 2 आवर टाइम के लिए सेटल होने दो। क्या होने दो, सेटल होने दो। 250 ml स्लरी वॉल्यूम को 2 आवर के लिए आप सेट होने दो। तो उसके बाद जो उसमें से जो वाटर रिमूव हो रहा है वो वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, वाटर निकलेगा तभी तो ये सेट होगा। ठीक है, सॉलिड स्लरी कप सॉलिड बनेगी, तब उसमें से लिक्विड रिमूव होगा, यानी कि वाटर रिमूव होगा। तो जो वो वाटर रिमूव हो रहा है वो मैक्सिमम आपको मिनिमम 2.5 ml है। अगर 2.5 ml से ज़्यादा वाटर रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ मोर अमाउंट ऑफ द वाटर इनसाइड द स्लरी देन द मैक्सिमम वाटर कंटेंट नीडेड। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 2.5 ml तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बट 2.5 ml से ज़्यादा वाटर अगर उसमें से बाहर निकल के आ रहा है देन इट मेक सम इश्यू, तो वो वेट ऑन सीमेंट करवाएगा। तो आप क्या करो, उसमें से वाटर निकाल दो। तो ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस था। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रेंथ सीमेंट की क्या होनी चाहिए। अब सीमेंट शू होता है जिसे हम उसके बाद ड्रिल करके निकाल देते हैं। ठीक है, सॉरी, सीमेंट शू कहाँ बोल रहा हूँ भाई, मैं केसिंग शू की बात कर रहा हूँ, केसिंग शू। तो जब तक हमारी उसके लिए कुछ कंप्रेशन स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की, कितनी होती है, 500 PSI जितनी कंप्रेशन स्ट्रेंथ मिल जाए, उसके बाद हमारा केसिंग शू क्या कर देना है, हमें ड्रिल आउट करना है। वो कौन कौन से शू होते हैं वो आगे जाके देखते हैं। ठीक है, शू यानी क्या हुआ, जूता समझ लो, अभी के लिए जो बॉटम पे पहनते हैं उस टाइप का जूता समझ लो, होता नहीं है वैसे जूता। ठीक है, शू यानी जूता नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्लरी की डेंसिटी। तो स्लरी की डेंसिटी, मड की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये बात याद रखना और होनी भी चाहिए। ठीक है, स्लरी की डेंसिटी ज़्यादा ही होगी। तो अब तक जो हमने देखा वो सब क्या था, सीमेंट थे, सीमेंट के टाइप थे, वो सब बेसिक सी चीज़ें देखी। अब हम देखने वाले हैं हम सीमेंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम सीमेंटिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट यूज इन द सीमेंटिंग एज वेल एज द प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस देखेंगे कि सीमेंटिंग किस तरह से करते हैं। देखो, सीमेंटिंग अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तक जो फर्स्ट टाइप वाला सीमेंट है, प्राइमरी सीमेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी कंपोनेंट के नाम याद रखो, उसके फंक्शन याद रखो, कैसे सीमेंट करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हुई तो आपको सब कुछ इजीली याद रहेगा। तो चलो, सपोज करो ये कोई केसिंग है जिसे मुझे क्या करनी है, सीमेंट करनी है। क्या करनी है, सीमेंट करनी है। तो अब देखो, मेरी जो असेंबली होगी
मेरी जो असेंबली होगी वो सिंपल एक पाइप होगी। क्या होगी? पाइप होगी। बट इसके पाइप के बॉटम पे कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट मैं लगाऊंगा। तो ये 1 कंपोनेंट हो गया, ये 2 कंपोनेंट हो गया। और देखो, आप इसकी प्रोसेस वीडियो से देखना चाहो तो यू हैव अ यूट्यूब एज अ सोर्स। यहाँ पे समझ में नहीं आता तो आप श्योरली देखो, बट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे एक इक्विपमेंट होगा जिसे मैं 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 नेम दे रहा हूँ। फिर क्या होगा? यहाँ पे 2 प्लग हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला प्लग, ये 3rd नंबर है वो मैं बोल रहा हूँ सीमेंट प्लग नंबर 1, और उसके ऊपर दूसरा प्लग होगा तो 4th नंबर वाला को मैं बोल रहा हूँ प्लग नंबर 2। तो चलो 1 बाय 1 अब कंपोनेंट देखते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ड्रिल पाइप ही यूज़ कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से पंप होगा यहाँ पे, जहाँ से हम जैसे मड एंटर करवाते हैं वैसे पंप की हेल्प से हम कुछ हमारे सीमेंट को एनर्जी देंगे। एनर्जी की वजह से सीमेंट फ्लो होगा और कुछ है नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 नंबर का कंपोनेंट है वो होता है हमारा गाइड शू। क्या होता है? गाइड शू, ठीक है। गाइड शू का मीनिंग क्या है? गाइड शू का मीनिंग होता है कि ये हमें गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड करेगा। तो ये राउंडेड नोज टू गाइड केसिंग पास्ट एनी लीच और अदर इरेगुलरिटी ऑफ होल, ठीक है। अब ये पाइप हमारी होल में सेंटर में है या कुछ इधर उधर हो चुकी है, वैसा तो है कि वैसा कुछ नहीं है, तो वो हमें किससे पता चलेगा? ये 1 सेकंड। ओके 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 गाइड शू की हम बात कर रहे थे। ओके ओके, सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो गाइड शू है वो केसिंग को बस गाइड करेगा। और एक चीज़, इसके अंदर एक वाल्व लगा होगा। जो वाल को मैं बोल रहा हूँ नॉन रिटर्निंग वाल, जो मोस्टली चेक वाल यूज़ होते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए यूज़ होते हैं जो सारे वाल, वो वाल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाल कैसे होते हैं? आप अपना घर का जो डोर है उसे ही मान लो। आप डोर को क्या कर सकते हो? 1 साइड से ओपन कर सकते हो, वो दोनों साइड से तो ओपन नहीं होता। यानी कि सपोज़ करो ये यहाँ से इस तरह फ्लो आ रहा है, इस तरह से फ्लो आ रहा है, और मैं यहाँ पे अपने डोर जैसा ही कुछ इस तरह से वाल सेट कर रहा हूँ। तो जब मेरा फ्लो जाएगा तो वो ये डिस्क है यहाँ पे, सपोज़ करो इस तरह की जो डिस्क है वो उसको क्या कर देगा? वो डिस्क को इस तरह से ओपन कर देगा और फ्लो हो रहा है। बट ये फ्लो जैसे बैक आने का ट्राई करेगा तो उस टाइम पे हमारी डिस्क क्या हो जाएगी? इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो हमारी डिस्क क्लोज हो जाएगी। अपने घर का डोर ही समझ लो, वैसा इसमें वाल होगा। क्यों वाल होगा? कि भाई हमने यहाँ से जो सीमेंट इस केसिंग के बिहाइंड भेज दिया है, जो केसिंग के बिहाइंड हमने जो भी हमारा सीमेंट भेज दिया है, वो अगर यहाँ से रिटर्न आना चाहे, ठीक है, यहाँ पे बैक प्रेशर क्रिएट करना चाहे तो नहीं कर पाए। उसी के लिए यहाँ पे क्या होगा? एक वाल होगा। उसके ऊपर एक फ्लोट कॉलर होगी। ये 2nd नंबर है वो क्या है? फ्लोट कॉलर, ठीक है। तो फ्लोट कॉलर में भी दूसरा एनआरवी लगा रहेगा, ठीक है। क्या होगा? एनआरवी, उसमें भी एक नॉन रिटर्न वाल होगा। और ये क्या करेगा? ये जो हमारा फ्लोट कॉलर है वो 2 काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि ये गाइड शू के बाद होता है तो उसमें एनआरवी की तरह सेकेंडरी क्या देगा? हमें अच्छा खासा एनआरवी प्रोवाइड करेगा, यानी कि नॉन रिटर्निंग फ्लो को नहीं होने देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये एनआरवी क्यों चाहिए यहाँ पे? कि भाई हमारी, मैंने आपको क्या बताया, सीमेंट होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो मड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो आप अभी के लिए याद रखो, सीमेंट भेजते हैं, उसके बाद मड और सीमेंट को सेपरेट करने के लिए कुछ हम भेजेंगे, उसके बाद हम मड भेजते हैं। तो ये जब सीमेंट, हाई डेंसिटी वाला सीमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, हाई डेंसिटी वाला सीमेंट जब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे जब हमारा लो डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी लो डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा इनसाइड द पाइप, तो जो ये
ये जो हमारा हाई रो फ्लूइड है वो क्या ना करे, इसके ऊपर क्या ना कर दे, बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, यू ट्यूब इफेक्ट क्रिएट होगी। ठीक है, अगर इसको मैं यू लिख दूँ, यू दर्शा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड हमारा सीमेंट है और यहाँ पे लो डेंसिटी वाला फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इक्वल प्रेशर करने की ट्राई करने के लिए बैक प्रेशर डालेगा, तो एनआरवी उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात मैंने आपको बोल दी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, तो ये फ्लोट कॉलर था, और ये फ्लोट कॉलर का दूसरा फंक्शन आपको बता दूं, तो जो ये अपना प्लग है वो प्लग हम पहले यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, तो वो कहाँ पे सेट होगा, ये जो फर्स्ट प्लग है उसको हम पहले रिलीज़ करेंगे, तो वो यहाँ पे आके फ्लोट कॉलर के ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो उसका फंक्शन क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, बट अभी के लिए इतना आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोट कॉलर के दो फंक्शन है, एक उसमें एनआरवी होता है जो यूट्यूब इफेक्ट क्रिएट होने से हमें ब्रेक प्रेशर से बचाता है, और हमारा जो ये प्लग 1 है जो हमारा वाइपर प्लग होता है उसको सेट होने देगा। ठीक है, तो ये सिंपल से इसके फंक्शन थे। अब ये जो फ्लोट कॉलर होती है, ठीक है, जो फ्लोट शू होता है उसमें नई टेक्नोलॉजी है, वो है ओरीफेज वाला फिल शू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमने स्लरी भेज दी, ठीक है, केसिंग के बिहाइंड स्लरी भेज दी, तब क्या होगा, केसिंग के बिहाइंड जब भी हमने स्लरी भेज दी तो ये इसको यहाँ पे ये क्लोज है, एनआरवी क्लोज है, तो यहाँ पे जो सीमेंट होगा वो इस फ्लोट कॉलर पे क्या करेगा, ये गाइड वाला है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे होगे कि ये जो यहाँ पे दो एनआरवी है एडिशनल सेफ्टी वाला भी, वो ये दोनों गाइड पे क्या करेगा, फ्लोट एंड गाइड शू पे क्या करेगा, बोयंसी फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी पूरा सेट नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो लिक्विड स्लरी जैसा होगा, तो वहाँ पे बोयंसी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो वो बोयंसी इफेक्ट के, अगर बोयंसी इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बोयंसी इफेक्ट कौन सी डायरेक्शन में होती है, अपर डायरेक्शन में लगी होगी, तो हमें उसके हिसाब से क्या करना होगा, हमें वहाँ पे केसिंग को फिल करके रखना होगा कि नहीं रखना होगा, यस, फिल करके रखना होगा। तो ये इसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, तो उस ऐसा ना करना हो तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूज़ करते हैं ओरीफेज फिल शू। ठीक है, ये फ्लोट कॉलर की जगह क्या यूज़ करते हैं, ओरीफेज फिल शू। ओरीफेज कैसा होता है, कोई बता सकता है, इस तरह का, अगर कोई एरिया रिड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये जो क्रिएट होके आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ये इस तरह से जो क्रिएट होके आ रहा है, ये वाला जो हम एरिया रिड्यूस कर रहे हैं, ये हमने एरिया रिड्यूस किया, रुको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके बताता हूँ, इस तरह से देखो, तो ये वाला जो हमने एरिया रिड्यूस किया, तो इसे हम कहते हैं ओरीफेज। ठीक है, हमने क्या किया, एरिया रिड्यूस किया, तो ऐसा जैसे एरिया रिड्यूस होता है उसे हम ओरीफेज कहते हैं। अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, केसिंग पे बिलो पे जो हमारे गाइड शू और वो है, चलो इसको अच्छा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा गाइड शू और वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो हमारा गाइड शू और उसके ऊपर फ्लोटिंग शू और गाइड शू प्रेजेंट है, उसकी जगह पे अगर मैंने ओरीफेज फिल शू यूज़ किया, तो वो कंटिन्यूसली सारे वॉल्यूम को वहाँ से क्या, यहाँ पे केसिंग के बिहाइंड स्लरी को डिस्प्लेस नहीं करेगा, बट जिस तरह से वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी वैसे इंटरवल में क्या करेगा, इंटरवल वाइज क्या करेगा, वो वहाँ से वॉल्यूम को केसिंग के बिहाइंड
पंप करवाएगा, ठीक है। अभी ये विस्कस लिक्विड ही है, तो ऐसा मत सोचना कि पहला वॉल्यूम यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, नहीं, वो अभी भी लिक्विड है। जब तक पूरा वॉल्यूम यहाँ तक अच्छे से नहीं पहुँचता तब तक वो लिक्विड ही रहता है। फिर धीरे 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 अपर व पार्ट सॉलिड होता है, बिलो पार्ट सॉलिड होता है, धीरे 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 सॉलिड बन के चलता है। तो ये जो ओरिफेस वाला है वो क्या करेगा, एरिया रिड्यूस कर दिया, तो वो इंटरवल में क्या करेगा, सीमेंट को केसिंग के बिहाइंड भेजने का काम करेगा। ऐसा करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, जो एक साथ पूरा वॉल्यूम चला जाता है और ऐसे इंटरवल में धीरे धीरे वॉल्यूम निकलता है, तो हमारा बेनिफिट क्या होता है, जो बैक प्रेशर बोयेंसी वाला इफेक्ट था वो लोअर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैक प्रेशर उतना नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरवल में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, केसिंग के बिहाइंड भेज रहे हैं। तो ऐसे होता है। ये दो क्या होते हैं, गाइड शू होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कंपोनेंट की मैं अगर जल्दी से बात कर दूं, ठीक है, छोटे मोटे कंपोनेंट की अगर मैं बात कर दूं, तो फिर एक कंपोनेंट होता है जो होता है बास्केट होते हैं और सेंट्रलाइजर होते हैं, ठीक है। तो बास्केट का काम क्या होता है कि अगर कोई ऊपर से जंक नीचे गिर रहा है तो उसको बास्केट कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जंक जैसे कि किसी का जूता, कई बार तो पूरे इंसान भी गिर जाते हैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेल की बात नहीं कर रहा। कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट निकाल के रखा है, स्क्रू बोल्ट ये सब गिरते रहते, तो कहाँ पे क्रिएट हो, कहाँ पे होंगे, बास्केट में आ जाएंगे, ठीक है। अब और एक चीज़ की बात करते हैं, सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो सेंट्रलाइजर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपना क्या है, ये अपना केसिंग है, और यहाँ पे क्या है, अपना ये वेल है, ठीक है। ये फॉर्मेशन की मैं बाउंड्री बता रहा हूँ, फॉर्मेशन की बाउंड्री, और ये अपना क्या है, केसिंग है, ठीक है। तो ये जो केसिंग है वो सेंटर में रहना, यानी कि दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो क्या होगा, देखो, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अगर हमारा केसिंग कुछ इस तरह से है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, जो हमने सीमेंट स्लरी भेजा, सीमेंट स्लरी, और उसको धक्का लगाने के लिए जो हमने, उसके पहले हमने क्लीन करने के लिए मड भेजा होगा और उसके बाद भी मड भेजा होगा, दोनों साइड मड होगा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ डाल देंगे जो ये मड स्लरी को और सीमेंट स्लरी को और मड को क्या करे, सेपरेट करे, जिसे हम स्पेसर कहते हैं। तो जो ये सीमेंट स्लरी हम भेज रहे हैं, जो अगर ये सेंटराइज नहीं है, तो एक चीज़ याद रखना, जो नैरो साइड होगा, नैरो साइड वहाँ पे ड्रिलिंग फ्लूइड चला जाएगा, और जो लार्ज साइड होगा वहाँ पे हाई डेंसिटी वाली सीमेंट स्लरी चली जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता हो तो क्यू ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी रो एवी, मास कांस्टेंट रहता है। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सोच सकते हो, ठीक है। हल्की चीज़ होगी वो इसमें नैरो पाथ में चली जाएगी, ठीक है, और भारी चीज़ कहाँ से जाएगी, लार्ज पाथ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए ऐसा ना हो, एक साइड सीमेंट आ गया और एक साइड मड आ गया तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा, और सीमेंटिंग बहुत अच्छे से करना है तो ऐसा ना हो, उसी के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से क्या करेंगे, इसको सेंट्रलाइज करेंगे। तो उसके लिए जो केसिंग को सेंट्रल में रखे, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सेंट्रलाइजर होता है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे फंक्शन थे। अब बात करते हैं सीमेंट प्लग की, ठीक है। दो तरह के प्लग देखे हमने, और बात करते हैं स्क्रैचर्स की। क्या बात करते हैं, बास्केट की और स्क्रैचर्स की, ठीक है। स्क्रैचर्स होते हैं वो हमारी जो केसिंग है, केसिंग है हमारी इस तरह की, उसके आसपास यहाँ पे मैंने, ठीक है, इस तरह से सपोज करो मैंने स्क्रैचर लगाया, ये स्क्रैचर है ऐसा आप मानो। ऐसा स्क्रैचर क्यों लगाते हैं, ये मेरे वॉल की सरफेस है फॉर्मेशन वाले, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी यहाँ क्या होती है, मड केक बनी हुई होती है, ठीक है। अगर मड केक बनी हुई है तो फिर इसको भी रिमूव करना होगा,
तो ये जो स्क्रैचर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, जैसे चूहा काटता है जाली को वैसे ही क्या करेंगे, ये मड कैट को वहाँ से रिमूव करते हैं। तो कैचर्स का क्या फंक्शन होता है, आउटसाइड ऑफ द केसिंग इंस्टॉल्ड होते हैं जो मड कैट को या जेल्ड मड जो बचा हुआ है उसको रिमूव कर दे। ठीक है, ये स्क्रैचर्स हो गए। अब आते हैं प्लग पे। ठीक है, जो हमारा प्लग था उसका क्या फंक्शन है। तो देखो सारे हमने देख लिए कंपोनेंट। अब 2 प्लग बचे हैं जिसका यूज़ हम ये ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सीमेंटिंग। तो सपोज करो ये मेरा क्या है, सरफेस है, ये मेरे वेल की फॉर्मेशन की बाउंड्री है, बड़ी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, केसिंग है। ठीक है, ये क्या है, केसिंग है। अब क्या होगा, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, सिंगल स्टेज में कर रहा हूँ। सिंगल स्टेज में पूरी की पूरी क्या कर रहा हूँ, केसिंग को सीमेंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीडली मूव करते हैं। अब पूरी स्टोरी है वो आप सुनो। ये केसिंग है, ये मैंने पाइप से क्या डाल दिया, ये अपना एन्यूलस हो गया, और ये अपनी पाइप है। यहाँ पे क्या लगा है, हमारा फ्लोट कॉलर, फ्लोट शू और गाइड शू लगा है। ठीक है, अब एक आपको बात बता दूँ, सॉरी ये थोड़ा नीचे आ गया, ये कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ पे क्या है, फ्लो शू एंड गाइड शू। ये जो डिस्टेंस है फ्लो शू से केसिंग के शू का, ठीक है, ये क्या है, केसिंग शू है। और ये जो फ्लो शू, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं शू ट्रैक। क्या कहते हैं, शू ट्रैक। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, शू ट्रैक कहते हैं। चलो वो आया टर्म तो बता दिया। अब बात करते हैं सीमेंटिंग। सिंगल स्टेज हम सीमेंटिंग किस तरह से करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से केसिंग है। अब ये केसिंग को हमें क्या करना है, सीमेंटिंग करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, स्टेप 1 मेरा क्या रहेगा, मैं हमारा जो ड्रिलिंग मड है, ठीक है, उसमें से क्या करूँगा, सारे कटिंग्स निकाल दूंगा। ठीक है, अब प्योर ड्रिलिंग मड है तो मैं क्या करूँगा, वो अब देखो यहाँ पे सारे कटिंग्स जो गैदर्ड हुए हैं या फिर इसमें जो सॉलिड है, तो मैं सबसे पहले क्या डालूँगा, इसमें स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 चलो इस तरह से करते हैं। मैं सोच रहा था कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, चलो याद आ गया। ये सबसे पहले मैं ड्रिलिंग फ्लूइड से क्या करूँगा, सारे सॉलिड कटिंग्स को रिमूव करूँगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्रिलिंग फ्लूइड की वजह से मैं सारे कटिंग्स को रिमूव करूँगा। स्टेप्स 2 क्या करेंगे, इसमें हम ड्रिलिंग फ्लूइड, अब इसके बाद स्लरी डायरेक्टली नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्पेसर ऐड करेंगे। स्पेसर का फंक्शन क्या होता है, स्पेसर ड्रिलिंग फ्लूइड और सीमेंट दोनों सीमेंट स्लरी का मिक्सचर को नहीं होने देता। ठीक है, ये दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे अगर हमने स्पेसर डाला हुआ है तो फिर मैं क्या करूँगा, स्पेसर डालूँगा। स्टेप 3 होगा, मैं बॉटम प्लग बोलूँ या फिर वाइपर प्लग बोलूँ, ये क्लीनिंग के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, कि यहाँ पे क्या ना रुक जाए। वॉशर प्लग बोलूँ, क्लीनर प्लग बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, पर ये बॉटम प्लग है। यहाँ पे कोई कटिंग्स ना, यहाँ पे ड्रिलिंग मड का कोई क्या बोलते हैं रेसिड्यू ना रह जाए, ऐसा समझ लो। ठीक है, सबसे पहले आगे क्या चल रहा है, मेरा ड्रिलिंग फ्लूइड चल रहा है। ठीक है, ये मेरा है ड्रिलिंग फ्लूइड। अब इसके पीछे मैंने क्या डाला है, स्पेसर डाला है, ये मैंने स्पेसर डाला हुआ है। उसके बाद मैंने क्या चलाया, उसके बाद मैंने प्लग 2, ये प्लग 2 है बॉटम वाला। ठीक है, वो कहाँ पे, या वो कहाँ पे आ जाएगा, ये शू पे आके फिट हो जाएगा। ठीक है, अब तक इतना हो चुका है। बॉटम प्लग है वो मेरा शू पे आके
फिट हो चुका है। स्टेप 3 क्या करूँगा, स्टेप 3 में मैं स्लरी डालूँगा, ठीक है। स्टेप 3 चल गया। स्टेप 4 में मैं फिर क्या डालूँगा, सीमेंट। सीमेंट को क्या करूँगा, इसमें डाल दूंगा, सीमेंट स्लरी को डाल दूंगा। चलो सीमेंट नहीं बोलते, सीमेंट स्लरी को डाल दूंगा। तो अब मैंने क्या किया, इसके पीछे क्या डाल दी, ये सपोज करो मेरी सीमेंट स्लरी आ गई, ठीक है। ये मेरी सीमेंट स्लरी आ गई। सीमेंट स्लरी के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप प्लग को डाल दूंगा। ये क्या आया, टॉप प्लग आ गया, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हो तो ठीक है। स्टेप 5 में क्या करूँगा, टॉप प्लग को इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। टॉप प्लग को इंस्टॉल करूँगा। तो टॉप प्लग को इंस्टॉल करूँगा और फिर क्या करूँगा, उसके पीछे टॉप प्लग के बाद क्या डालूँगा, फिर से क्या डालूँगा, मड यूज़ कर लूँगा। क्या यूज़ कर लूँगा, मड यूज़ कर लूँगा। मड को क्या करूँगा, इसको टॉप प्लग को डिस्प्लेस करवाऊँगा। कैसे, यहाँ सरफेस पे मेरा क्या है, पंप है। पंप क्या करेगा, सरफेस पे प्रेशर डालेगा मड को, ठीक है। इसके पीछे भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा मड। तो टॉप प्लग के ऊपर क्या होगा, मैं मड को डिस्प्लेस करवाऊँगा, जिससे क्या होगा, टॉप प्लग क्या करेगा, सीमेंट स्लरी को धक्का लगाएगा। और सीमेंट स्लरी को धक्का लगाएगा तो क्या होने वाला है, ये सब अब मैं हटा देता हूँ। ये सब तो अब सरफेस पे शायद पहुँच चुका होगा। और जो हमारी जो ये सीमेंट स्लरी ब्लैक कलर की थी, ये अब टॉप प्लग आ रहा है। टॉप प्लग आ रहा है, पीछे फॉलो क्या कर रहा है, ड्रिलिंग मड फॉलो कर रहा है। और जैसे ही टॉप प्लग ये बॉटम प्लग पे आएगा, ठीक है, तब क्या होगा, सारी की सारी सीमेंट स्लरी क्या हो चुकी होगी, यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुकी होगी, ठीक है। सीमेंट स्लरी यहाँ पे आ चुकी होगी। तो ये जो टॉप प्लग और बॉटम प्लग पे आएगा, जैसे ही टॉप प्लग बॉटम प्लग को छुएगा, क्या करेगा, छुएगा, हमें यहाँ पे प्रेशर में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये मोशन हम देखो दो चीज़ को सटाक करके इस तरह से धक्का लगा के, ठीक है। ये बॉटम प्लग मेरा फिक्स है, यहाँ से टॉप प्लग देखो, ये टॉप प्लग यहाँ पे ये फूल आके इसको इम्पैक्ट करवा रहा है। तो जैसे ही ये इस पे इम्पैक्ट डालेगा, वैसे थोड़ा प्रेशर में राइज मिलेगा। तो जैसे ही सरफेस पे थोड़ा प्रेशर का राइज मिलेगा, कांस्टेंट रह रहा, प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी सारी स्लरी क्या हो चुकी है, वहाँ से केसिंग के बिहाइंड जा चुकी है। फिर इसके पीछे क्या था, ड्रिलिंग मड था, ठीक है। तो इसके अंदर जगह होती है, ठीक है, जो हमारे सारे ये कंपोनेंट को मूव करवाए। अब आगे क्या होगा, टॉप प्लग ने क्या कर दिया, सीमेंट को सेट करवा दिया। फिर ये सारे कंपोनेंट क्या सरफेस पे वापस आएंगे, नहीं, इसको क्या कर देंगे हम, ब्रेक कर देंगे, फिर से काट देंगे सारे कंपोनेंट, वो बास्केट में जमा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से हमारा आगे का ड्रिलिंग स्टार्ट होगा। तो ये था, मैंने सिंगल स्टेज में क्या कर दिया, सारी की सारी पूरी की पूरी लेंथ कवर कर दी और ड्रिलिंग कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस की ओर। अब देखो, बॉटम प्लग था, उसका क्या फंक्शन था, वो वाइपर प्लग था, उसे ही हम वाइपर प्लग कहते हैं, ठीक है। वो रिमेनिंग मड के ट्रेसिस हो गए, उसको रिमूव करेगा। दूसरा फंक्शन क्या था, ये दोनों को, मड को और सीमेंट को इकट्ठा नहीं होने दे रहा था, फिर भी हमने स्पेसर तो डाला, ठीक है, वो भी सेफ्टी के लिए। टॉप प्लग का क्या फंक्शन था, टॉप प्लग क्या कर रहा था, सीमेंट को धक्का लगा रहा था ताकि वो डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। और टॉप प्लग, बॉटम प्लग के बाद हम सीमेंट डालेंगे, उसके ऊपर टॉप प्लग डालेंगे, टॉप प्लग के बाद फिर से मड आएगा। तो ये जो टॉप प्लग था, ठीक है, अब ये बॉटम प्लग था, वो रबर का बना हुआ होता है, ठीक है, रबर का। और ये टॉप प्लग होता है, वो स्टील का बना हुआ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये यहाँ पे बॉटम प्लग सेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे बॉटम प्लग सेट हुआ है। अभी ये मानो बॉटम प्लग है, तो इसके अंदर जो रबर एलिमेंट होता है वो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी तो सीमेंट स्लरी इसमें से मूव होगी, ठीक है, तभी तो सीमेंट स्लरी इसमें से मूव होगी। तो ये इजी टूट जाए वैसे कंपोनेंट, यानी कि रबर का बना होगा और ये स्टील का बना होगा। तो ये था प्राइमरी सीमेंटिंग। आपको इसमें क्रम याद रखना है, सारे स्टेप 1 2 3 4 5 6, एल्स नथिंग, ठीक है। और इसमें कंपोनेंट मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा देगा, और देगा तो भी मैथ द फॉलोइंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। सेकंड, इसी में बात करता हूँ कि मल्टी स्टेज सीमेंटिंग किस तरह से किया जाता है। मल्टी स्टेज सीमेंटिंग, देखो हमने जो किया, अभी क्या किया, ये पूरी की पूरी लेंथ को एक ही स्टेज में पूरा का पूरा सीमेंटिंग कर दिया। बट कई बार मेरा केसिंग लंबा हो गया, अब इंटरमीडिएट केसिंग या ऐसा बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है,
ये बहुत ही लंबा केसिंग हो गया, देखो इतना लंबा। तो एक ही स्टेप में पूरी की पूरी सीमेंटिंग कर दूँ यहाँ तक, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस पे मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ पंप की हेल्प से, जो मेरे टॉप प्लग को क्या कर रहे हैं, सीमेंट को धक्का मारने के लिए क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। ठीक है, उकसा रहे हैं इन द सेंस वो उसको धक्का लगा रहा है। तो यहाँ पे जो पंप है उसकी भी तो खुद की एक कैपेसिटी होगी कि भाई मैं इतना धक्का लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सरफेस से जो फोर्स दे रहे वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं उठ सकता। मान लो कि यहाँ तक का ही सीमेंट स्लरी उठा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जोन बिना सीमेंटिंग का रह जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये पंप यहाँ से अगर उठा रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर मान लो कि यहाँ तक का उठा रहा है, तो धीरे धीरे स्लरी यहाँ पे जैसे बढ़ती जाएगी तब इसकी कैपेसिटी तो उतनी ही है, चलो कैपेसिटी है उसमें ऐसा मान लेते हैं, बट यहाँ तक उठाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ पूरा लोड उठा रहा है। ठीक है, आप मानो कि आपके पास 100 kg का एक इंसान है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, एक साथ उठा के ले जा रहे हो, तो आप स्लो चलोगे। ठीक है, बहुत ही स्लो मूव करोगे और रास्ते में गिर भी जाओगे कई बार, तो टाइम ज़्यादा लेगा। बट आप 100 वाले इंसान के 6 टुकड़े कर रहे हो और सारे टुकड़े को 1 बाय 1 लेके जा रहे हो, तो आप स्पीडली उसको उठा के ज़्यादा स्पीड से मूव करोगे। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा एक साथ करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर थोड़े थोड़े पोर्शन में करें तो थोड़ा थोड़ा वेट उठाना है, पंप को हर बार डिस्प्लेस करवाना है, तो क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और अच्छी प्राइमरी अगर एक साथ करने जाएंगे तो दूसरी चीज़, कई जगह अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जब पहुँच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना सीमेंटिंग किया, उसके बाद मान लो यहाँ पे प्राइमरी सीमेंटिंग अच्छा ना हुआ तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी केसिंग है, हमारी जो केसिंग है उसमें ऐसी असेंबली ऑलरेडी फिट कर देंगे कि हमारा एन्यूलर और उसके बाद का वेल बोर का कॉन्टेक्ट हो जाए। ये मेरी पाइप है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पूरी जो असेंबली है, यहाँ पे क्या होगा, गाइड शू होगा, फ्लोटिंग शू होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि मैं एक ऐसा कुछ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी असेंबली क्रिएट करता हूँ कि क्या हो, ये कॉन्टेक्ट खुल सके। ठीक है, अब वो सब देखेंगे हम, एसपीएम होती है, साइड पॉकेट मैंड्रल और वो सब कंपोनेंट होते हैं जो इस तरह से कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं। स्लाइड स्लीव डोर होता है, बहुत सारी असेंबली होती है। ठीक है, वहाँ पे जैसा वहाँ फंक्शन है वैसा यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता होगा। ठीक है, आप ऐसा भी मान लो, वो प्रोडक्शन में देखेंगे ज़्यादा कि उसमें भी हमें क्या करना है, ट्यूबिंग और एन्यूलस के बीच का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं किसका कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एन्यूलस और आजू बाजू के वेल बोर का। ठीक है, वेल बोर का, यानी कि वेल बोर के बी साइड का फॉर्मेशन और एन्यूलस का कॉन्टैक्ट करवा रहा हूँ। तो ऐसी कुछ असेंबली है कि भाई मैं चाहूँ तब इसको इतना पोर्शन ओपन करके कुछ फ्लूइड यहाँ पे भेज सकूँ। ठीक है, ऐसा मैं सेट करवा रहा हूँ। आप फिगर देखोगे तो उसमें अच्छे से ड्रॉ करके मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे जैसे मैंने प्राइमरी सीमेंटिंग किया, ठीक है, यहाँ पे बॉटम प्लग लगा दिया, उसके बाद एक टॉप प्लग रिलीज़ कर दिया, टॉप प्लग रिलीज़ करके इतना पोर्शन क्या कर दिया, मैंने सीमेंटिंग कर दिया। फर्स्ट स्टेज में इतना मैंने किया। फिर मैंने क्या किया, मुझे सेकंड स्टेज में सीमेंटिंग करना था, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके बिलो यहाँ पे कुछ एक दूसरा नया प्लग सेट किया। क्या किया, नया प्लग सेट किया। फिर ये कनेक्शन को ओपन कर दिया। कनेक्शन जैसे ही ओपन हुआ, मैंने फिर से जैसा ही हमने प्राइमरी सीमेंटिंग किया था उसमें जो स्टेप थे वही फिर से रिपीट करके यहाँ पे सीमेंटिंग कर दिया। ठीक है, इस तरह से स्टेप वाइज सीमेंटिंग किया। तो स्टेप हमने जो देखे थे वही फॉलो करने हैं, बट पहले लोअर जोन फिर अपर जोन, स्टेप जो आगे 6 बताए वही फॉलो करने हैं। ठीक है, बट इसमें एक प्लग ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, जो एक प्लग है उसको हम ब्लॉक प्लग कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे ब्लॉक करना होगा पहले, ताकि हमारा फ्लूइड क्या ना हो, ये पाइप ये ब्लॉक कर देंगे हम, इतना बॉटम पे ना मूव हो, और यहाँ पे पाइप डाल देंगे और यहाँ से सीमेंटिंग कर देंगे। तो ऐसे मल्टी स्टेज में करो। हमारे लिए इक्विपमेंट और प्रोसेस उतना मल्टी स्टेज का काम का नहीं है, उसके एडवांटेज ओवर दी प्राइमरी सिंगल स्टेज हमारे लिए काम के हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी प्रोसीड्यूर, आप ये फॉलो कर सकते हैं, मल्टी स्टेज सीमेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों में कुछ नया नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में एक ब्लॉक प्लग लगा देते हैं ताकि वो फ्लूइड नीचे ना आए। वो तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है भाई।
तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी सीमेंटिंग। अब थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। सीमेंटिंग मैकेनिज्म की थोड़ी बात करते हैं कि केसिंग को हम मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अपनी ये केसिंग है, उसके आसपास मैंने कुछ स्केचर लगाया है, ठीक है। इक्विपमेंट जो केसिंग के आउटसाइड फिट होता हो वैसा स्केचर लगाया है, ठीक है। तो ये स्केचर होता है जो वो यहाँ पे बनी हुई मड केक को काटता है। तो वो कैसे काटता है, तो मैं बोलूँ जब भी हम ये केसिंग डाल रहे होंगे और हमें ऐसी मड केक रिमूव करनी है, क्योंकि वो सीमेंटिंग इफेक्टिव नहीं होने देगी, ठीक है। ये देखो एरिया कम हो गया और मैंने आगे भी बताया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये केसिंग को हम क्या ऐसे ही लोअर जाने देंगे और ये इसको काट देगा? नहीं, हमें केसिंग को थोड़ी बहुत मूवमेंट देनी होगी। अगर वो मूवमेंट दे रहा है तो ही वो क्या करेगा, यहाँ पे सीमेंट मड केक को और उसको इजीली रिमूव कर पाएगा। तो वो दो मोमेंट होती है, आइदर हम रोटेट करते हैं या फिर उसको रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट देते हैं। हमने पंप देखा था रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा था यानी पिस्टन लाइन लाइक इफेक्ट, ठीक है। इसको डाउन ले जाओ अप ले जाओ, डाउन ले जाओ अप ले जाओ, वो वाली में इफेक्ट। और रोटेशन में इसको रोटेट कर दो ताकि ये स्क्रेचर की जो ब्लेड होगी वो मड केक को काट सके, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं। इसमें से ज़्यादा हम कौन सा प्रीफर करेंगे, तो भाई हम प्रीफर करने वाले हैं रोटेटिंग मोशन। क्यों रोटेटिंग मोशन? क्योंकि ये जो हमारी केसिंग है, ठीक है, अगर इसको हमने अप डाउन करना स्टार्ट किया, अप डाउन करना, तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, स्वेबिंग के बारे में। स्वेबिंग हो जाएगा, ठीक है। ये अप डाउन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एयर वैक्यूम आ जाएगी, तो वो वैक्यूम का प्रेशर बहुत ही डाउन चला जाएगा, तो यहाँ से कीक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आप ये बुक में से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ वॉश एंड स्पेशर, ठीक है। क्लीनिंग इफेक्टिव होना चाहिए, मड सीमेंट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो वॉशर प्लग था जिसे मैं बॉटम प्लग कह रहा हूँ वो वाला ही, ठीक है, वो वाला प्लग अच्छे से काम करना हो, ऐसा रबर हार्ड मटेरियल नहीं बट सॉफ्ट मटेरियल रबर का बना हुआ रहता है। दूसरी चीज़ जो हम मड भेजते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमें ये अगर सीमेंटिंग करना है तो पहले मड भेजेंगे, उसके बाद स्पेसर, उसके बाद बॉटम प्लग, उसके बाद सीमेंट स्लरी, उसके बाद टॉप प्लग एंड उसके बाद फिर से ड्रिलिंग मड। तो जो मड की मोमेंट होगी जो यहाँ पे क्लीनिंग अच्छी दे, तो मैंने आगे भी आपको बताया वो कौन सा फॉलो करना चाहिए, टर्ब्यूलेंट फ्लो फॉलो करना चाहिए। टर्ब्यूलेंट फ्लो में क्या होता है, लेयर जो फ्लो में, अगर मैं सपोज करो कि ये एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर वाटर का अगर मैं लेयर मान लूँ, एक लेयर ऐसा, दूसरा लेयर ऐसा, तीसरा लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ये लेयर इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहे, तो इसे फ्लो को लेमिनार बोलते हैं। और अगर ये वाले सारे लेयर अपने आप में इंटरमिक्स हो रहे हो, जैसे मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से घुमरिए खाते हुए चल रहे हो, कैसे घुमरिए खाते हुए, जैसे वनटोल आता है वैसे, तो ये ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा एरिया अगर कांटेक्ट में आएगा तो वो क्लीनिंग अच्छी देगा, तो वो टर्ब्यूलेंट से क्लीन होना चाहिए, ऐसा हमारे लिए प्रिफरेबल है। बट अगर आप लेमिनार फ्लो यूज़ करना चाहते हो तो फिर वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इज़ कम्पेयर टू टर्ब्यूलेंट, तो वो अच्छे से क्लीनिंग देगा। टर्ब्यूलेंट फ्लो की यही खासियत है कि वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया कवर करता है, तो वो इजीली फ्लो करवाता है, फ्लो इजीली नहीं करवाता, बट वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। आप वैसे भी सोच सकते हो, आप भी उड़ जाते हो जब वनटोल आता है तब, तो वही तो टर्ब्यूलेंट फ्लो बोल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी क्या, विंड जब तक आपके लेयर वाइज लेयर आपको छू रही हो पूरे शरीर में तब तक अच्छा है, बट जब भी वो वनटोल खाना स्टार्ट कर देगी आप भी साथ में उड़ चलोगे, वैसे ही तो फिर हमारी ये सॉलिड की क्या मजाल कि भाई वो वहाँ पे रुक जाए, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो डिज़ायरेबल और लेमिनार भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रेट, ठीक है। टर्ब्यूलेंट जनरेट करना है तो बेसिकली हाई रेट से भेजना होगा। बम्पिंग दी प्लग क्या होता है, बम्पिंग दी प्लग एक टर्मिनोलॉजी आपकी एचराबिया में है, बम्प दी प्लग या बम्पिंग ऑफ प्लग क्या होता है। अब मैं सीमेंट भेज रहा हूँ तो सरफेस से मैं देख थोड़ी ना रहा हूँ कि सीमेंट डिस्प्लेस हो गया नहीं हो गया। मैंने आपको क्या बोला, जब भी हमारा टॉप प्लग होगा वो बॉटम प्लग पे, ये जो भी हमारा टॉप प्लग होगा वो बॉटम प्लग पे इम्पैक्ट लगाएगा, तो हमें यहाँ पे राइज इन प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेशर में राइज मिलेगा।
तो यही क्या है, बम्पिंग द प्लग है। ठीक है, बम्पिंग द प्लग क्या होता है, टॉप प्लग डिस्प्लेड सीमेंट एंड रीच ऑन द बॉटम प्लग, इंक्रीज प्रेशर ऑन सरफेस इंडिकेशन, वॉल सीमेंट वॉल्यूम डिस्प्लेस बिहाइंड केसिंग नॉन एज बम्पिंग द प्लग। ओके, यही होता है। तो बम्पिंग द प्लग हमें क्या इंडिकेटिंग देता है कि हमारा पूरा वॉल्यूम ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई बार अगर हमें बम्पिंग दी प्लग ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, उसका मीनिंग क्या है कि सरफेस पे इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा, टॉप प्लग बॉटम प्लग को छुआ है, तो उस कंडीशन में आप समझ लो कि आपने क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया। तो ये दूसरा यूज़ हुआ बम्पिंग का। ठीक है, वो सिंपली पता चल जाएगा सीमेंट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो मड के साथ मिल चुका है या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, शायद वो वहाँ पे ही सेट हो गया हो, या फिर आपने उसमें एडिटिव डाले वो अच्छे से ना डाले हो। ठीक है, अब आपको बोलता हूँ और एक इसका सिग्निफिकेंट यूज़ क्या है। आपको मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, बुक की है, आप सुनो। एट अ प्लग बम्प प्रेशर ऑफ द बम्पिंग, जो बम्पिंग का प्रेशर है वो हेल्ड फॉर द 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट तक स्टेबल होना चाहिए। एंड देन प्रेशर रिलीज बाय बैक फ्लो। ठीक है, उसके बाद बैक फ्लो से क्या कर सकते हैं, हमारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बट इफ फ्लोट फेल टू होल्ड बैक फ्लो बम्प प्रेशर शुड मेंटेन अंटिल सीमेंट थिक। ओके, इसका मीनिंग समझते हैं। ये आई थिंक एच राबिया का नहीं होगा, आई डोंट नो आइदर एच राबिया और हेरियो ट्वेट का है, बट इसका मीनिंग बहुत ही अच्छा है कि ये क्या बोल रहा है कि जब भी ये टॉप प्लग हमारा बॉटम प्लग पे सेट हो जाए तो यहाँ पे पूरा वॉल्यूम चला गया होगा, तब जो हमें बम्प मिल रहा है, यहाँ सरफेस पे जो इंडिकेटिंग प्रेशर मिल रहा है बढ़ा हुआ, वो 15 मिनट तक रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बैक फ्लो आ जाएगा। ठीक है, बैक फ्लो आएगा तो वो ये प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, बट अगर ये हमारा फ्लोट, ठीक है, 15 मिनट तक नहीं रह रहा है, 15 मिनट से कम हो रहा है, मैं मान लूँ 5 मिनट में ही ये क्या हो गया, कम हो गया, उसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा जो फ्लोटिंग शू है, यहाँ पे जो एनआरवी था, जो हमने यहाँ पे एनआरवी रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो हमने एनआरवी रखा हुआ था वो फेल हो चुका है। क्या, यहाँ पे जो एनआरवी रखा हुआ था जो फ्लो को रिटर्न नहीं आने दे रहा था, वो फेल हो चुका है। तो ये बम्प प्रेशर 15 मिनट तक अगर स्टेबल नहीं हो रहा है, 15 मिनट के बाद अगर कम हो रहा है तो वो किसी भी और रीजन से कम हो रहा है, बट 15 मिनट से अगर पहले जो ये कम हो रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि हमारा एनआरवी फेल हो चुका है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सरफेस का प्रेशर बढ़ा देना है, और ये जो वाला प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट कर देना है 15 मिनट तक। ठीक है, तो बम्पिंग प्रेशर का ये बहुत ही एडवांटेज है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि बैक फ्लो आना स्टार्ट हो चुका है, आप क्या करोगे, सरफेस पे से प्रेशर फिर से बढ़ा दोगे। ठीक है, ये सपोज करो प्रेशर इस तरह से चल रहा था, फिर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मेरा सीमेंट डिस्प्लेस हो गया है। अब ये 15 मिनट तक, कितनी मिनट तक, 15 मिनट तक बढ़ा हुआ रहना चाहिए, बट अगर ये 15 मिनट से पहले कम हो रहा है तो आपको ये फिर से यहाँ ला देना है। ठीक है, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ थी हमारी बम्पिंग ऑफ द प्रेशर का इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द मड रियोलॉजी। तो हमने ऑलरेडी बताया, क्या बताया, हायर फ्लो रेट पे हमें भेजना है, और पाइप का रोटेशन हमें हायर फ्लो रेट पे भेजना है ताकि टर्बुलेंस क्लियर हो और इफेक्टिवली वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट एच राबिया के। इफेक्ट ऑफ केसिंग एसेंट्रिसिटी आपको पहले ही बताया, नेरो साइड पे मड चला जाएगा, लार्जर एरिया होगा वहाँ पे सीमेंट चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो ना, इसीलिए हमें केसिंग को सेंटर में रखना है। फिर इफेक्ट ऑफ एन्युलर वेलोसिटी, इफेक्टिव रिमूवल ऑफ कटिंग के लिए हमारा फ्लो कौन सा होना चाहिए, हमारा जो इफेक्टिव रिमूवल है उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, टर्बुलेंस फ्लो होना चाहिए। एक ही पॉइंट ये बार बार रिपीट करते हैं, केसिंग मूवमेंट कौन सी होनी चाहिए, रोटरी होनी चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग नहीं होनी चाहिए।
तो ये बात थी सारी, ऑल थिंग्स ऑफ द प्राइमरी सीमेंटिंग, ठीक है। सो लेट्स ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो हमने आज देखा सीमेंटिंग क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके कंपोनेंट के बाद उसके क्लास कौन कौन से हैं, एपीआई नॉन एपीआई क्या होता है, उसमें कौन कौन से एडिटिव्स हम ऐड करते हैं, स्लरी कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो, और फिर प्राइमरी सीमेंटिंग कैसे होता है और उसकी प्रोसीड्यूर जो उसके 5 स्टेप है वो आपको रिमेंबर होने चाहिए। वो एग्जाम में आ सकते हैं कि विच ऑफ दी स्टेप्स अरेंज दी स्टेप्स विच फॉलोज ड्यूरिंग दी सीमेंटिंग। वो 5 स्टेप आपको पता होने चाहिए कि पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। आप ये थियरी पढ़ोगे सीमेंटिंग की बुक से, आपको अब अच्छे से समझ में आएगी, हर लाइन का मीनिंग भी समझ में आएगा। फिर हम दूसरे स्केचर्स और मूवमेंट क्या करनी है, केसिंग की मड़के को रिमूव करने के लिए कौन सा फ्लो इफेक्टिव रखना है और क्यों रखना है, उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है वो हमने अंडरस्टैंड किया। और मल्टी स्टेज क्यों यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज में प्रोसेस तो प्राइमरी वाला वो सिंगल स्टेज वाला ही है, बट वो दो बार करना है, ठीक है। 3 स्टेज लिए तो 3 बार करना है, 4 स्टेज लिए तो 4 बार करना है। हमारे लिए बढ़ क्या रहा है, ब्लॉक प्लग लगाना हर बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी। The next video we will cover the production topic from year with we complete the secondary cementing as well as the calculation in the cementing. So from next video you need in the next video you need the calculator, so be with calculator. We will discuss few numerical as well as the problem from the balance plug techniques. Okay, so तब तक के लिए गुड बाय।